के लिए आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर विवेक गौतम को। डॉक्टर विवेक साहित्यिक संस्था उद्भव के अध्यक्ष हैं, कवि, साहित्यकार, शिक्षाविद हैं। समय की शतरंज पर कालजयी शब्द के साथ कविता संग्रह है। गांधी का चौथा बंदर, कहने को बहुत कुछ था और खरीदी हुई नींद सहित कुल 18 कृतियां हैं। आप ताली बजा सकते हैं। आपकी कविताएं, लेख, शैक्षिक सामग्री एवं साक्षात्कार राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में प्रकाशित होते हैं। भारत एशियाई साहित्य अकादमी पुरस्कार, इंद्रप्रस्थ भारती साहित्य कृति सम्मान, दुष्यंत कुमार स्मृति सम्मान, विश्व वागेश्वरी सम्मान, अटल बिहारी वाजपेयी साहित्यकार सम्मान आदि ढेरों सम्मान आपको प्राप्त हैं। रेडियो दूरदर्शन से आपका लगातार जुड़ाव है, नाता है। आपने लाल किले से भी काव्य पाठ किया है। किसी कवि के लिए बहुत बड़ी बात मानी जाती है कि लाल किले से काव्य पाठ किया। विवेक जी को इन पंक्तियों से आमंत्रित कर रही हूँ। सरल नहीं है कविता लिखना, पूछो इन फनकारों से, ये सब लोहा काट रहे हैं कागज की तलवारों से। विवेक गौतम। बहुत धन्यवाद निशा भार्गव जी। आज के समारोह की मुख्य आकर्षण प्रतिभा जौहरी जी, जिनका उपन्यास नॉवेल आज यहाँ रिलीज हुआ है। मुख्य अतिथि प्रोफेसर रमन सिंह जी, अध्यक्ष माननीय श्री रविंद्रनाथ झा जी, सुशील भारती जी, जो कि मित्र भी हैं और मैं उनके साथ एक साल रहा भी जामिया मिलिया इस्लामिया में, क्योंकि मैं तब भी 1987 में नौकरी करता था, अध्यापक था। और लेकिन मुझे था कि कॉलेज भी देखना चाहिए, तो एडमिशन तो लिया लेकिन एग्ज़ाम नहीं दी क्योंकि रेगुलर नौकरी थी। तो फिर कॉरेस्पॉन्डेंस से सारी पढ़ाई की। और खुशी की बात यह कि हमारे समक्ष इतने बड़े व्यक्तित्व तो बैठे हैं कि उनके सामने कहना, कुछ बोलना अपने आप में बड़ी बात है। मेरा आशय है डॉक्टर मधुपांति जी से, जो विश्वविख्यात व्यक्तित्व है हमारे बीच में, और उनके साथ ही मेरी जो बहुत ही आदर्श शिक्षिका भी रही हैं, एजुकेशनिस्ट हैं और कई किताबें उन्होंने लिखी हैं। मेरा आशय डॉक्टर स्नेह प्रभा जी से, जिनकी पिछले दिनों उन्होंने 3 किताबें रिलीज़ की थी कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में, तो उनका भी, और वो कविताएँ भी लिखती हैं, कहानियाँ भी लिखती हैं बच्चों की, बहुत अच्छी। मधु जी तो बाल भवन में आपको बताइए पूरा संभालते हैं, पूरी डायरेक्टर, चेयरमैन और अनेक संस्थाओं से जुड़ी हुई हैं। और मैं देख रहा हूँ गुप्ता मैडम, मंजू गुप्ता जी शायद नाम है, मैं भूल भी आता हूँ कोरोना के बाद। तो मैं अपनी बात अज्ञे की पंक्ति से शुरू करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे जो लगा इस उपन्यास में वो बहुत महत्वपूर्ण बात यही है कि कहीं ना कहीं आज समाज में संवादहीनता की जो एक स्थिति है, जो डायलॉग की एक कमी है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के बीच में, एक परिवार के भीतर ही डायलॉग की कमी है, संवादों की कमी है, तो उसकी तरफ बहुत बड़ा संकेत इन्होंने इस माध्यम से किया है उपन्यास के, कि 4 पीढ़ियों की कथा को बेहद प्रभावशाली ढंग से इन्होंने प्रस्तुत किया है। आगे की पंक्तियां हैं कि सुख मिला उसे हम कह न सके, दुख मिला उसे हम सह न सके, यूं ही बीत गया सब, हम मरे नहीं पर हाय कदाचित जीवित भी हम रह न सके। अब मुद्दा यह है कि जीवित रहना, तो बंधु कौन है? बंधु तो एक डेस्क है, एक लकड़ी की मेज है जो जीवंत हो उठती है इस उपन्यास में और एक मुख्य चरित्र बन जाती है मेरे हिसाब से। तो बहुत पहले 2 पंक्तियां लिखी थी कि सपने जब साकार हो गए, सिर पर चढ़े उधार हो गए। आज की पीढ़ी की त्रासदी है ये कि सपने जब साकार हो गए, सिर पर चढ़े उधार हो गए, संबंध हुए रुई की गांठें, सिर्फ बड़े आकार हो गए। उन संबंधों में कहीं वजन कम हो गया, आकार तो बहुत बड़े बड़े हैं। ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या कर देंगे हम एक दूसरे के लिए, लेकिन वास्तविकता में कोरोना गवाह है। तो मैं तो इनको बहुत बधाई देता हूँ कि इतना बेहतरीन उपन्यास और इस ढंग से लिखा है, जिसमें मुझे लगता है बहुत मनोविज्ञान का भी इन्होंने भरपूर इस्तेमाल किया है। जो हमारा चेतन तत्व है किसी भी व्यक्ति के भीतर, उसको भी इन्होंने बड़े सशक्त तरीके से उसको उभारा है इस उपन्यास में। और क्योंकि नाम प्रतिभा है और फिर जौहरी भी है,
और विवेक बोल रहा है। तो बहुत स्नेह है, बड़े हैं हमसे, बहुत ज्यादा बड़े हैं, बहुत स्नेह है। पिछली किताब का हमने लोकार्पण कोरोना से कुछ दिन पहले, लॉकडाउन से कुछ दिन पहले इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में किया था। तो प्रतिभा आचार्य जी की भाषा में जो प्रवाह है, आज जब इस उपन्यास को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा एक फिल्म चल रही है, और वो शब्द चित्र ऐसे बनते हैं, इस तरीके से आपके समक्ष उतरते हैं कि उसमें पूरा उस 4 पीढ़ी का जो इतिहास भी है, देश का जो स्थिति है, संबंधों की जो गरिमा है, सम्मान की जो परंपरा है, जो हमारी संस्कृति है, जो मूल्य हैं, उनको इस तरीके से समेटा है, बहुत ही प्रभावशाली ढंग से। तो ये बहुत ही रेखांकित करने वाली बात है कि कोई भी व्यक्ति जो दर्शन या दृष्टि संपन्न नहीं होगा, दर्शन यही तो है कि जो नहीं दिख रहा उसके पीछे भी दिख रहा है। जो सामान्य व्यक्ति को दिखता है तो दिखता ही है, दार्शनिक जो है वो आगे तक का देख लेता है। तो ये उपन्यास में एक जीवन दृष्टि के साथ साथ एक दर्शन भी है कि किस तरीके से हमें इसको महसूस करना पड़ेगा कि जो चीजें हमारे आसपास हैं और हमें लगता है मृत है, इनमें जीवन नहीं है, लेकिन वो डेस्क जिससे कि जैसे हमारे कहा गया है कण कण में ईश्वर है, तो चीजें भी थकती हैं। वो डेस्क कहाँ अंधेरे कोने में पड़ा होता है तो वो महसूस करता है कि मैं अंधेरे कोने में हूँ। इसी तरह से मनोविज्ञान में अगर आप देखें, आज आदमी अकेला होता चला जा रहा है, महसूस करता है किसी की आवश्यकता, लेकिन जब वो रोशनी में आता है, सबके समक्ष आता है, तो उसके चेहरों पे जो एक प्रफुल्लित भाव आता है, जो प्रसन्नता का भाव आता है, वो अद्वितीय होता है। उसकी उसका कोई सानी नहीं है। तो मैंने कहा कि प्रतिभा जौहरी जी अपने आप में, उनका नाम ही गहरी संवेदना और अर्थवत्ता लिए हुए है। तो नाम के अनुरूप उन्होंने काम भी किया है, बहुत तरीके से इसको बांधा है। और जैसा मैंने कहा कि जो भाषा का जो प्रभाव है, जो प्रवाह है, उसकी प्रभावोत्पादकता भी है, उसका इंप्रेशन भी बहुत अच्छा है। The language is so impressive and you can say it is in a flow, constant flow of feelings, उसको एक्सप्रेस करती है वो। तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं, मैं इसका एक अंश भी पढ़ूंगा इसमें कि आप इससे समझ सकेंगे। ये जब वर्णन कर रही है बंगले का, शुरू में ही पहले पृष्ठ पर ही, यद्यपि इन वृक्षों को देखकर उनसे सहानुभूति होती है, वाहनों की आवाजाही, उनसे उड़ता धुआं, धूल मिट्टी के कारण ये बेचारे समय से पहले बूढ़े लगने लगते हैं। पत्तियों पर जमी धूल से वो सांस लेने में भी समर्थ हो गए। अब देखो पर्यावरण भी इसमें उतर कर आ गया, पूरी दुनिया की चिंता आ गई। आज जो सम्मेलन हो रहे हैं, पूरी 1900 इंदिरा गांधी जी के जमाने में हुआ था जो सम्मेलन, अर्थ को बचाओ, तो ये पीड़ा, इनका दर्द कहीं ना कहीं दिखता है उसमें, और वो उतरता भी है इस उपन्यास में। और उस युग के बंगले कैसे होते थे, किस तरह से आंगन होते थे, किस तरह से ग्रीन उसमें इलाका छोड़ा जाता था। और घरों में भी मैं देखता हूँ कि हमारी नानी का घर था तो उसमें चारों तरफ कमरे थे, बीच में आंगन था, और बच्चे खेलते तो सब पूरा खड़ा हो गया। आप उसमें एक दृष्टि में आप देख सकते हो कि आंगन में कौन कौन है। और कोई भी कल्चरल फंक्शंस होते थे तो उसमें भी, विवाह है, कोई भी जन्मदिन है, तो सब लोग जो नहीं बैठ पा रहे नीचे, अपने छज्जों पर से पूरा चौकोर, दरियागंज में से बहुत सारे मकान, पूरा दिल्ली में से बहुत सारे मकान, वो नदारद हो गए आंगन। तो उससे जो अपनापन था कहीं ना कहीं सीमित हुआ है। और जो लॉन में बैठकर चाय पीने का आनंद था, और इसमें जो पति पत्नी के संबंधों की तरफ भी बहुत गहरी दृष्टि से संकेत किया गया है। क्योंकि जब वो कहती है कि नैनीताल वाली घटना इस उपन्यास में, वो जाने को छोड़कर तैयार नहीं है अपने हस्बैंड के साथ, क्योंकि वो तो फॉरेस्ट ऑफिसर है, उसके साथ जहां उसकी पोस्टिंग जाना पड़ेगा, और बहुत पैसे वाली लड़की है। लेकिन हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं जिंदगी में एडजस्टमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एवरीबॉडी हैज टू एडजस्ट इन वन और द अदर सिचुएशन। इफ यू आर नॉट गोइंग टू एडजस्ट, वी विल डिस्ट्रॉय आवरसेल्व्स, आवर सोल्स, यू नो। तो अगर आप बनाए रखना है अपने व्यक्तित्व को, अपनी चेतना को, अपने जिससे कहते हैं क्रिएटिविटी को, तो एडजस्टमेंट बहुत जरूरी है। मैं जौहरी साहब को देख रहा हूँ कि वो बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, और काफी एडजस्ट किया सर ने।
क्योंकि लेखक के लेखिका के साथ एडजस्ट करना कोई सामान्य बात है नहीं, क्योंकि ये सामान्य होते भी नहीं है, क्योंकि ये जिस लेवल पे सोचते हैं उस लेवल पे आम आदमी नहीं सोचता। मर्चेंट नेवी में और जहाजों पर रहना, समुद्र के बीच में रहना, वो एक अलग बात है। लेकिन जो ये लहरें प्रतिभा जौहरी जी के मन में उठती हैं, जो सागर की उत्ताल तरंगे उठती हैं, जिसे कहते हैं हम, बहुत बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं, जिससे क्रिएटिविटी आती है सामने, तो ये जौहरी जी का मैं मानता हूँ, इनका भी बहुत अभिनंदन है, इसलिए कि वो इतना उनके साथ सपोर्ट करते हैं। इस कहानी में भी वो कहीं ना कहीं दिखाई देता है, संबंधों की जो गहराई है वो बहुत महत्वपूर्ण है। ज़्यादा मैं बोलूँगा नहीं क्योंकि कविता पाठ भी होना है, लेकिन मैंने ये देखा है कि सामाजिक जिम्मेदारियों का भी है इसमें, और एक जो समाज का जो एक ढांचा है ना, उसकी तरफ भी बड़े अच्छे तरीके से संकेत किया है। जब जुम्मन मियाँ उस डेस्क को लेकर बड़े बाबू के यहाँ जाते हैं, जो बहुत बड़े एडवोकेट भी हैं, तो वहाँ जब वो तांगे वाले से उतारने वाले होते हैं उस डेस्क को, वो वहाँ वेट करना पड़ता है। फिर वो अंदर जाते हैं, किस गरिमा के साथ जाते हैं, उसको उस परिवार की गरिमा का ध्यान है कि मैं किसके घर में एंटर कर रहा हूँ, और अपनी स्थिति का पता है। तो पहले जो लोग थे वो चीज़ों को समझते थे, उस गहराई को समझते थे, सम्मान को समझते थे, और उस तरीके से चलते थे। आज आप सड़कों पर देखते हैं रोड रेस है, यानी एक टैक्सी कैब ड्राइवर भी आपसे लड़ने के लिए तैयार है, जबकि गलती है उसकी, लेकिन मानने को तैयार नहीं है। लेकिन उस जमाने में जुम्मन मियाँ ने डेस्क उतार के उसके ऊपर कपड़ा मारा, फिर उनके कमरे में ले गया और वहां डेस्क रख दिया, जो भी बंधु है उसको रख दिया, उसके बाद फिर उसके ऊपर कपड़ा मारा, जबकि वो साफ ही था, लेकिन उसको दिखाने के लिए बड़े बाबू को कि देखिए मैं कितनी केयर से और कितनी खूबसूरती से इसको बना के लाया, कितनी अच्छी प्रस्तुति। कहने का मतलब ये है कि चीजें केवल रखने से नहीं, उसकी प्रस्तुति भी सुंदर होनी चाहिए। तो मैं प्रस्तुति के लिए मैं सुशील भारती की तरफ चलता हूँ कि उन्होंने इसकी प्रस्तुति भी बहुत अच्छी दी, क्योंकि वो पब्लिशर भी हैं, तो प्रस्तुति भी बहुत अच्छी है और बहुत अच्छी इसका कवर डिजाइन है। और इसके साथ ही समय और बदलाव को भी उन्होंने रेखांकित किया है कि समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कुसुम नाम की जो बहू है, जो उनके परिवार की सदस्य है, जो लेखिका भी है, जो लैपटॉप पर काम करती है, वो बंधु से बहुत बातचीत उसकी है। बंधु सारी पुरानी स्मृतियों को उसके समक्ष लाकर खड़ा कर देता है, और वो ऐसे ऐसे खूबसूरत डायलॉग्स भी इसमें हैं कि जो कहना चाहिए वो कह देते हैं, उसको बचाते नहीं है कि नहीं भाई ये मुझे कहना नहीं है, डेस्क के माध्यम से कहला देते हैं। जैसे अतरंगता की बात है, वो भी इसमें इन्होंने शामिल की है। एक जगह मैं देखता हूँ कि वो अच्छा बूढ़े होने का जो सुख है और उम्र का जो जलवा है, वो जलवा अलग है। जलवा इसलिए मैंने कहा कि लोग सोचते हैं जलवा शायद बड़ा बेकार शब्द है। फिल्म आई थी जलवा, सौभाग्य से मुझे स्कूल है, गुजराती स्कूल है बस अड्डे के पास, SSLT गुजराती स्कूल, सीनियर सेकेंडरी एडेड स्कूल है। तो वहाँ पर मैं था, मुझे बुलाया था वहाँ पर गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में। तो उन्होंने, मुझे लगा क्योंकि उन दिनों मेरे पास गाड़ी नहीं थी, तो मैं मोटरसाइकिल से जाता था, तो मैंने BL गौड़ साहब, हमारे बड़े बड़े बिल्डर हैं, उनके पास मर्सिडीज और BMW क्या क्या गाड़ियाँ हैं, तो मैंने कहा आपको चीफ गेस्ट बताता हूँ मैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, क्योंकि शाह ऑडिटोरियम में फंक्शन था, बहुत बड़ा फंक्शन था। तो मैंने कहा मैं अगर चीफ गेस्ट बन भी जाऊँगा तो मुझे कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि एट दैट टाइम आई वाज वर्किंग एज नोडल ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ इन ए डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन और दिल्ली गवर्नमेंट। तो वो उनके साथ जब मैं गया तो उनके मुझे शब्द निकल गया, आपकी प्रिंसिपल मैडम का क्या जलवा है। अब बच्चे आज के और जलवा शब्द वो सीटियाँ बजा दी बच्चों ने, क्योंकि उस दिनों फिल्म आई थी फैशन का है जलवा। तो फिर जब मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ तो मैंने कहा जलवा या तो गुरु का है तो ईश्वर का है, ये शब्द इतना हल्का नहीं है। जो जलवागर होता है वो कोई सामान्य व्यक्ति होता ही नहीं है। अगर जलवा को आप ये समझ लो फिल्मकार, तो कहने का मतलब है इस उपन्यास का भी अपना एक जलवा है। क्या बात है, एक जलाल है। और ये मैं अंतिम इसको थोड़ा सा पढ़ दूं। बंधु, ये जो तुम वृक्ष के डगमगाने की बात कर रहे हो, ये जीवन के उतार चढ़ाव हैं, वो आते हैं, हम धूप छांव से गुजरते हैं। तुम्हें तो इसका बहुत अनुभव है। जब चढ़ाव का दौर होता है, जीवन में धूप खिली होती है, हम प्रसन्न होते हैं, चारों ओर सुख ही सुख की अनुभूति होती है। वहीं जब उतार आ जाए, जीवन में खिली धूप पर बादल छा जाएं, शाम हो जाए, तब हम दुखी हो जाते हैं। हम प्रयत्न कर उससे बाहर निकलते हैं। ये धूप छांव उतार चढ़ाव का चक्र जीवन पर्यंत चलता रहता है। हाँ कुसुम, मुझे तो इसका बहुत अनुभव है, मैंने बहुत देखा है। बड़े मालिक का साथ, फिर कहाँ वो अंधेरी कोठरी और कहाँ ये आज मैं कितना प्रसन्न हूँ। सब नियति होती है,
अब देखिए कितनी बड़ी बात है दी मैंने, सब नियति होती है। हम कुछ नहीं कहें मैंने ये किया वो किया वो किया, ईश्वर की मर्जी के बिना कुछ भी नहीं। मैं गवर्निंग बॉडी का मेंबर था, हिंदी अकादमी की संचालन समिति का। शिमला में हमारा फंक्शन था, जाना था, लास्ट डे मेरी गर्दन में इतना दर्द हुआ और मैं नहीं जा पाया। सेक्रेटरी होते थे नानक चंद जी, उन्होंने कहा कि आप जानबूझ के छुट्टी की वजह से मना कर दिया। तो मुझे पता था कि मैं 1 महीने बिस्तर में रहा, क्योंकि मेरे ये पुराना एक्सीडेंट की वजह से ये जो नस थी, हाथ में दर्द आ गया, पूरी बॉडी में पूरा दुख गया। तो अगर आपकी नियति है आप जाएंगे, मतलब आप यकीन मानिए दिल्ली गवर्नमेंट में परमिशन लेना विदेश जाने के लिए। मैं विश्व हिंदी सम्मेलन में जाना था, साउथ अफ्रीका भी गया, मॉरिशस भी गया, 2 बार मॉरिशस गया, नॉर्वे गया। 3-3 महीने परमिशन लेने में लगते हैं हमारे यहाँ। मधु जी गवाह हैं, क्योंकि इतने बड़े अधिकारी नहीं है वो, उनको पता होगा उनको कितनी इन्विटेशन आए, वो कितने वो नहीं भी जा पाई होंगी। या स्नेह प्रभा मैडम बैठी हैं, तो उनको भी पता है कि वो भी दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन में प्रिंसिपल रही है डाइट की करकरदुमा ने, और बहुत सारे टीचर्स को ट्रेन किया है। और सब नियति होती है, उससे नियोजित कर दिया जाए, मुझे बरेली भेजा जाए तुम्हें लाने के लिए, उसका मुझे कितना लाभ हुआ। देखा, तुमसे मुझे प्रेरणा मिली कि मैं इस परिवार के बारे में कुछ लिखूं, और तत्पश्चात उसे लिखा। किंचित संभव ना होता यदि तुम न लाई होती। वो पल मेरे जीवन का कितना अहम पल हो गया जब मैंने तुम्हें लाने का निश्चय किया था। ये कुसुम बोल, और कुछ नहीं जानता मैं, इस वर्तमान का श्रेय तुमको है। बंधु पूरा श्रेय मुझे मत दो, तुम्हें लाकर मैंने तो कितना पाया। मैं आपसे बातों में नहीं जीत सकता लेखिका जी, जय हो। इस पर वो हंस पड़े। आप भी हंस सकते। बहुत बहुत धन्यवाद।